जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 16 और 17 जुलाई 2023 का द हिंदू से संबंधित करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हिंदी में होते हैं। तो देखिए, ये जो अपना 16 और 17 दो दिनों का इसमें करंट अफेयर्स है, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो संडे का संडे सैटरडे संडे लगभग यही रहता है कि थोड़ा उस तरीके से न्यूज़ नहीं आता, थोड़ा कम आता है। तो इसलिए हम लोग संडे का जो रहेगा, संडे को मेरा वीडियो नहीं आता है करंट अफेयर्स का, मतलब उसी दिन का, उसी चीज़ को हम लोग मंडे को मर्ज करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी, जो भी है, जितना भी अगर करंट अफेयर्स में आया हुआ है द हिंदू में और अदर अगर किसी भी और भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं ये हमेशा इस वीडियो में ज़रूर उसको ले करके आता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मैप प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद से भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ अभी एक समझौता हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के दृष्टि से। तो इसको बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तरजीही या अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए, ये क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, फिर चीनी स्टेनलेस स्टील शिपमेंट पर सीमा शुल्क अभी लगाने के लिए विचार किया जा रहा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और मेन हमारा यहाँ पे पर्पज उद्देश्य रहेगा अपने पढ़ने का कि स्टील इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से ओरल पोलियो वैक्सीन ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद से कपड़ा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतने सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन मैप को देखते हैं कि आज हम लोग को मैप में क्या देखना है। तो देखिए, आज हम लोग मैप में कैस्पियन सी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। कैस्पियन सी, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो में आपको ब्लैक सी पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक सी, फिर यहाँ पे आप शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, उतना इसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। तो आपको अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे कोने में, तो ये जो है ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ने वाले कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी अगर आप देखते हैं, हम लोग पहले अगर ब्लैक सी को देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्लैक सी के पूर्वी साइड में कैस्पियन सी है ना। और ब्लैक सी जो है वो मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी के बीच में है ना। हम लोग फिर कैस्पियन सी को अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कैस्पियन सी के पश्चिमी साइड में, पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी भी है और मेडिटेरियन सी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हर तरीके से आप सोचेंगे। अब देखते हैं इससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अगर देखें तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में अजरबैजान, उसके बाद से फिर ये रूस का पूरा इधर का क्षेत्र, हम लोग इसको उत्तर क्षेत्र भी मान सकते हैं, ठीक है। अपने को याद रखना है मेन, तो अजरबैजान, रूस, फिर उसके बाद से इधर का क्षेत्र देखते हैं, उत्तरी क्षेत्र में ही इसको हम लोग मान लेते हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इससे उत्तरी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। उसके बाद से पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद से आप दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं तो ईरान जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए, इसमें से रूस जो है, ये रूस एक ऐसा देश है जो कि आप कैस्पियन सी से भी जुड़ा हुआ देख रहे हैं और ब्लैक सी से भी जुड़ा हुआ देख रहे हैं और सीएफ अजो से भी आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं रूस को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल इस तरीके से याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा देश है कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको रूस दिखेगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कभी कभी देखे होंगे कि कैस्पियन सी के सबसे मतलब करीबी राजधानी कौन है, मतलब उसके, यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये बाकू जो है, अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू,
ठीक है, ये कैस्पियन सी के मतलब एकदम पास में ही है, सबसे करीब में यही है इसके बॉर्डर लाइन के। बाकी अगर आप देखते हैं तो उसके बाद से ये तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ये थोड़ा सा दूर में है। कजाकिस्तान या फिर ये तुर्कमेनिस्तान देखते हैं आप, अशगाबाद, ये भी आप देखेंगे तो दूर में है। कजाकिस्तान का भी ये अस्ताना, ये भी दूर में है। मॉस्को देख रहे हैं कि आप यहाँ पे है, तो सबसे करीब में है बाकू। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से ही प्रश्न बनता है, किस देश की जो राजधानी है वो कैस्पियन सी के सबसे करीब में है, तो यहाँ पे है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की जो ये बाकू जो राजधानी है ये सबसे करीब में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने हिसाब से और इसमें जो भी और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक की ओर। देखिए, हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मेंस की दृष्टि से, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा अच्छे से इसको समझना है। उसी से लिंक होता हुआ ये भी है, क्योंकि देखिए अभी प्रधानमंत्री जी हमारे फ्रांस गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है इमानुएल मैक्रोन इस तरीके से भी कहते हैं, तो ये इमानुएल मैक्रोन के द्वारा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, क्या सम्मान था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये इनका एक जो ये फ्रांस जो है, फ्रांस का ये सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। तो ये भी एक न्यूज़ है, ये भी एक करंट अफेयर्स है, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, मामला क्या है कि यहाँ से आने के बाद से, ठीक है, ये 13 जुलाई को गए थे इधर, फिर यहीं से आते हुए ये चले गए संयुक्त अरब अमीरात। तो वहाँ पे जाकर के जो समझौता किए वो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ गए तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, फ्रांस के बारे में हमारे साथ किस तरीके से रिश्ते हैं, अब इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे, उसके बाद से मैं उसमें डिस्कस करूंगा। आज मैं इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा फोकस और ध्यान रख करके समझिएगा। एक बार समझेंगे उसके बाद से फिर आप जब भी इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें आती हैं तो केवल आपको अपडेट करना है, आपकी बेसिक चीजें जो हैं और एक समझ अच्छी बन जाएगी उससे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा फोकस रखिएगा इस पे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब पढ़ूंगा इसको तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई है, जो उसके साथ हम लोगों का अभी जो तत्काल में जो समझौता होना है, ठीक है, उसमें क्या है कि सीमा पार लेन देन में रुपए और संयुक्त अरब अमीरात ये दिरहम, ठीक है, ये यूएई का पैसा है, जैसे हमारा रुपया यहाँ पे है वैसा ये भी है। ठीक है, एईडी इसको शॉर्ट फॉर्म में, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए सहमत हुए हैं, ये न्यूज में है। ठीक है, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले यदि आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो मैं बताया था कि हमारे एक बार और एडिटोरियल आया था जिसमें हम लोगों को, उसमें ये एडिटोरियल था कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो रुपया है, उस रुपए को अगर हम लोग को वैश्वीकरण करना है, यदि हम लोग को उस रुपए का वैल्यू बढ़ाना है, वैश्विक मार्केट में हम लोग जैसे है उस तरीके से अगर लेकर के आना होगा, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या चुनौतियां हैं, क्या उससे लाभ होंगे, सारी चीजों को मैं डिस्कस किया था। तो ये कहीं ना कहीं उसी से साथ में जाकर के लिंक होता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार इस तरीके से न्यूज़ में अभी देख रहे हैं, तो यहाँ से एक ना एक मेंस के लिए प्रश्न बनेगा, तो आप उसके लिए रेडी रहना पहले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बातें हैं, मेन बात क्या है, ये तो हम लोग का हो गया न्यूज़। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, भारत और यूएई का MOU समझौता हुआ, उसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें हुई, तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, CBE, ये वहाँ का बैंक है, जैसे हमारा ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो विभिन्न विषयों पर के संबंध में एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, एकदम सिंपल तरीके से सब चीज को रखा हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पहला चीज क्या समझौता किए हैं
कि स्थानीय मुद्राओं यानी कि रुपया और दिरहम में सीमा पार जितना भी लेन देन होगा उसको प्रोत्साहित करने के लिए अब इसके लिए एक रूपरेखा बनाएंगे कि अगर अब हमारे जो जितना भी व्यापारी हैं, जितना भी हमारे देश का मतलब अब ऐसा है कि अब हम लोग अगर यूएई के साथ कुछ भी लेन देन करते हैं तो हम लोग अपने रुपए में पैसे दे सकते हैं, और अगर यूएई हमसे कुछ लेन देन करता है तो वो दिरहम में हम लोग को पैसा दे सकता है। समझौते का मेन रूपरेखा इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा, ये एमओयू के अनुसार है कि दोनों केंद्रीय बैंक जो है केंद्रीय बैंक भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि आईपीपी, ठीक है, हमारे पास यूपीआई है, मतलब हम लोग किसी को भी जो स्कैन करके तुरंत फोन पे में पैसा दे देते हैं, गूगल पे, पेटीएम जो भी चला रहे हैं सब में हम लोग का पहला यूपीआई रहता है ना। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी के थ्रू हम लोग सभी को पेमेंट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे है आईपीपी, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग फिर वहाँ पे जो यूएई है, शायद मैं आपको मैप नहीं दिखाया क्या, तो मैप देखिए यहाँ पे पहले तो एक बार, यहाँ पे लोग फिर आईपीपी का यूज करते हैं इनका यहाँ पे, तो ये लोग भी ऑनलाइन उस तरीके से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैप, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, और ये है अरेबियन सी, इंडियन ओशन के अंतर्गत ही यहाँ पे अरेबियन सी। यहाँ से हमारा जितना मान के चलिए ये मतलब व्यापार अगर देखें तो एकदम सीधा सीधा व्यापार है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए कठिन नहीं है। ठीक है, यूएई से अगर हम लोग जिस तरीके से हमारा संबंध है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसा संबंध है, लेकिन पहले धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि एक बार समझना है हम लोग को, उसके बाद से तो बार बार फिर आप केवल उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, मेन एक बार अच्छे से आप समझ जाएं। तो यहाँ पे है और इसकी राजधानी देखिए आबू धाबी, ठीक है, तो ये आप लोकेशन देखेंगे और आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पूरा इधर का बॉर्डर लाइन अगर देखेंगे तो ये ओमान से मेन यहाँ पे घिरा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप इसके इधर साइड में अगर ओमान के पीछे देखें तो यमन, फिर ये पूरा सऊदी अरेबिया देखेंगे आप, ठीक है, ये बहरैन देखेंगे, कुवैत, और इधर साइड में आप देख रहे हैं कि ये पूरा ईरान वाला क्षेत्र है। चलिए आप देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो दूसरा यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि अब हम लोग भारत का यूपीआई और यूएआई का आईआईपी, ठीक है, ये दोनों को एक साथ स्विच करने का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मतलब स्विच करेंगे, जैसे कि हम लोग भी अपना अपना जो अकाउंट है उसको स्विच करते हैं ना, तो उस तरीके से उसको उस तरीके से जोड़ना है। जोड़ करके फिर कभी भी क्या होगा कि अगर अब हम जब यहाँ से व्यापार करते हैं, यूएई से व्यापार करते हैं, तो हम लोग उसको पेमेंट करने के लिए अपने रुपए में, ये लोग अगर चाहें या फिर हम लोग भी चाहें तो हम लोग जो यूएई का यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है इसको यूज करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये जो समझौता हुआ ये मेन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा चीज है मैसेजिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोग जैसे जितना भी पेमेंट, जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं, सब जितना मैसेज सिस्टम है वो सारी चीज़ों को फिर इसमें मैनेज करना पड़ेगा ना। केवल नॉर्मल हम लोग को लग रहा है कि हाँ तुरंत स्विच हो जाएगा, फिर हम लोग, ऐसा नहीं होगा। वो पैसा भेजना है, उसका हिसाब किताब, हर चीज़ों का फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा दोनों प्लेटफॉर्म को। तो इसमें कौन कौन दो लोग रहेंगे, एक तो अपना ये हम लोग यहाँ पे देखिए अभी आरबीआई, और आरबीआई के साथ हमारा ये यूएई का सीबीई, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। किस बेस पे काम होगा, तो यूपीआई और आईपीपी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए ये जो है ये जो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों इतना ज़्यादा इसमें, ऐसा ही क्यों है कि हम लोग इसी देश के साथ इस तरीके से जो पैसे का लेन देन जो कर रहे हैं हम लोग अपने व्यापार में, वो अब मतलब एक तरीके से मुद्रा को भी अपन ले करके आ रहे हैं इनके साथ, है ना।
तो ये हम लोग को थोड़ा सा समझेंगे तो हम लोग काफी अच्छे से और क्लियर होगा। देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिए, तीसरा, यानी कि यहाँ पे अमेरिका, चाइना, फिर आता है यूएई। तो सोचिए कि ये तीसरे नंबर पे है अभी, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, 2021 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कारोबार यहाँ पे 68.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इतना ज्यादा व्यापार हम लोग का हो रहा है हमारे साथ, मतलब समझ रहे हैं आप कि तीसरे नंबर पे है, तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा जोर तो देना ही चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अभी बताया जा रहा है इस डाटा के हिसाब से कि अमेरिकी डॉलर में हुआ। अब क्या होगा अगर हम लोग जो अभी एमओयू जो साइन कर रहे हैं उस पर काम करेंगे, उसके बाद से ये जो डॉलर है ये डॉलर की जगह पे अब हम लोग अपना पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पैसा है, हमारे पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, रुपए का वैल्यू बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग जो अभी ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से बोल रहे थे वो हमारा धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके उसी की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। पहला एक चीज ये क्लियर हुआ कि एक एक पॉइंट बस माइंड में सीक्वेंस वाइज रखना है कि जो यूएई है वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, हम लोग 2000 से 2022 तक 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, का जो एफटीआई है ना, वो हम मतलब यूआई के थ्रू हमारे भारत में आया हुआ है। यहाँ तक अभी 2000 से लेकर के 2022 तक के अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से जो यूएई है वो भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक हो गया है। तो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 7वें नंबर पे हमारा ऐसा ये देश जो है वो 7वें नंबर पे है, जो कि हमारे में एफडीआई, हमारे देश में एफडीआई यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट में 7वें नंबर पे है, भागीदार, बिजनेस भागीदार में तीसरे नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं इससे इंपॉर्टेंस हमारा बहुत ज्यादा होगा, है ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा करके यहाँ पे 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे इस बार, मतलब पिछला जो डाटा है उससे उसके हिसाब से हुआ अभी, मतलब लगातार बिजनेस में वृद्धि होते जा रही है, लगातार वृद्धि होते जा रही है। उसको परसेंटेज में देखें तो 11.8% जो है यहाँ पे वृद्धि हम लोग किए हैं पिछली बार के मुकाबले अभी का। तो लगातार हम लोग कहीं ना कहीं यूएई के साथ और बेहतर तरीके से व्यापार करते जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हम लोग बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं तो फिर दूसरा डॉलर्स क्यों, हमारे डॉलर पे ही क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हमारे डॉलर पे करेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि हमारे और जो हमारा, मैं डॉलर बोला क्या सर, रुपए जो है, हमारा जो रुपए है हमारा, हम लोग उस पर बिजनेस करेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, अब हम लोग अगर रुपए में बिजनेस करेंगे तो हमारे को क्या, अभी क्या रहता है, अगर हमारे को विश्व में कहीं पे भी अगर हम लोग को बिजनेस करना है, वहां पे कुछ भी चीज लेना है, आप खुद नॉर्मल अगर घूमने जाएंगे वहां पे कहीं पे भी, तो सबसे पहले जहां भी जाएंगे वहां पे आपको या तो उस देश का मुद्रा लेना पड़ेगा या तो ये डॉलर लेना पड़ेगा। अपने पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी अब जब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सहमति बन जाएगी यूएई में, हम लोग अपना पैसे से भी वहां पे अपना व्यापार, बिजनेस, हर चीजें कर सकते हैं, वहां पे वो पैसे का भी वैल्यू रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग जो है यूएई के साथ हम लोग क्या क्या, जो भारतीय, मतलब हम लोग का पूरा देश भर का हम लोग क्या निर्यात करते हैं वहां से, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, रत्न, मतलब ऐसे सोचना है ना, ये मतलब बहुत सारे यहाँ पे रूट है, मतलब हम लोग का भारत जो है यहाँ से निर्यात कर रहा है, क्या क्या चीज निर्यात कर रहा है, यूएई को मतलब भेज रहे हैं हम लोग जो है यूएई को भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न,
और आभूषण, मशीनरी, उपकरण, रसायन, लोहा, इस्पात, कपड़ा, परिधान, अनाज, मांस और मांस उत्पाद। इतनी सारी चीजें हम लोग जो है, इतने सारी चीजों के बेस पे हम लोग यूएई से बिजनेस करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजों को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, हम लोग लेते क्या है यूएई से, हम लोग क्या खरीदते हैं, तो हम लोग खरीदते हैं यहाँ पे कच्चे तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, धातु अयस्क, धातु रसायन, विद्युत मशीनरी इत्यादि। ठीक है, देखिए अब आप एक चीज कैसे याद रखेंगे इसको, तो आप लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, है ना। आप लोकेशन देख रहे हैं कि आपको कितना छोटा सा यहाँ पे देश है और वो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो क्या कर सकता है वो, कच्चा तेल पे बिजनेस करेगा। क्लाइमेट के हिसाब से सोचेंगे आप तो याद रहेगा आपको। इधर का पूरा क्षेत्र को ये सोना चांदी जो मोती ये सब जो चीजें हैं, कीमती पत्थर जो हैं, इधर ही तो सबसे ज्यादा ये सब शौकीन है ना, क्योंकि इधर का क्लाइमेट भी उसी तरीके से है। क्लाइमेट का मतलब भौगोलिक स्थिति, इनका जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पे उसी तरीके से है, समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे जो जो बिजनेस होगा वही लोग अपने में अप्लाई करेंगे, तो उसी चीज का यूज करते हैं। उन्हीं के पास इसका मतलब इसीलिए उनके पास ये सब चीजों का भंडारण है, तो ये हमारे पास ये सब चीजों को भेजते हैं। ठीक है, ये अपना जिनके जो इनके पास यहाँ पे प्राकृतिक सुविधाएं हैं उन्हीं से ये लोग बिजनेस हमारे साथ करते हैं। हमारे पास जो है हम लोग इनको इनके साथ बिजनेस करते हैं। इतना और क्लियर हुआ, आगे और बढ़े। देखिए एकदम इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर ये ऐसे ऐसे चीजें जो रिलेशंस वाली चीजें हैं एक बार आप समझ गए ना अच्छे से, तो फिर आप हमेशा उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमेशा आप उसमें लगातार वैल्यू एडिशन करते रहते हैं और बहुत अच्छे से आप समझ पाते हैं। तो एक बार बस एफर्ट करने का यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग समझे कि भारत और यूएई का जो है, यूएई का जो संबंध है किस तरीके से है, दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध। ठीक है, अब स्टोरी यहाँ पे क्या है कि इससे पहले, ठीक है, 18 फरवरी 2022 को, ठीक है, एक समझौता हुआ, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, अभी सब एकदम सीक्वेंस में एक साथ सभी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जो अभी हम लोग पढ़े ना कि रुपए का, अब हमारे पास जो है यूएई में हम लोग अब रुपए का भी यूज करके इस तरीके से वहां पे व्यापार कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, उससे पहले ये समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते का ही अगला प्रोसेस है, अगला इसी के साथ वो भी लगा हुआ है, तो इसलिए पहले अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि सीईपीए, सेपा या केपा आप अपने हिसाब से जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत और यूएई के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ 18 फरवरी 2022 को। उसी समय इस पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इस हस्ताक्षर में क्या क्या सारी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, सेवाएं और निवेश में व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए मेन ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर किया गया, इसी के लिए। ये किससे संबंधित है, तो सेवा और निवेश में व्यापार, आर्थिक जितना भी आर्थिक साझेदारी में सहयोग करने के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारिक सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजों को आईपीआर जैसे क्षेत्रों में यहाँ पे उस पर भी विचार करने के लिए मतलब एक तरीके से सबसे पहले ही समझौता किया गया। समझौते के हिसाब से अब जो जो व्यापार में जितना चीजें हमारे लिए उपयोगी होगा हर चीजों पे यहाँ पे अब डिस्कशन करेंगे और उसके लिए हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो सीमा शुल्क, ये सब व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर आप सीमा शुल्क को थोड़ा सा भी यूएई अगर बढ़ाया, हमारे हम लोग जितना भी इंपोर्ट करते हैं उस पर बढ़ा दिया तो हमारे लिए भी महंगा हो जाएगा, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसमें अगर आप सीमा शुल्क में कहीं भी उतार चढ़ाव किए तो उसी तरीके से फिर वो मार्केट में भी उसका प्राइस बढ़ेगा और घटेगा, है ना। तो इसलिए सीमा शुल्क पे विचार करने के लिए बातें की गई इसमें। उसके बाद से
सहयोग ये जो ये समझौता जो है, ये एक तरीके से जैसे फ्री, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, सेम उसी के तरीके से ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? ये सब जो जो चीजें मैं आपको बताया, इस तरीके से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे देखिए, सहयोग समझौता मुक्त व्यापार समझौते की तुलना में अधिक व्यापक है। ये व्यापक कैसे है? क्योंकि जो ये सेपा जो है, ये व्यापार के नियमन पहलू को भी देखता है और इसमें नियामक मुद्दों को भी शामिल करने वाला एक समझौता शामिल है इसमें। ये सब चीजें कारण है। मतलब जो अभी हम लोग देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये इस चीज मामलों पर कर दिए, ठीक है, वो एग्रीमेंट उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। ये क्या कर रहा है कि ये उसका विनियमन भी कर रहा है। देखिए अभी क्या हुआ, हम लोग इस पे हस्ताक्षर किए यूएई के साथ, ठीक है, लेकिन आगे चल करके फिर लगा कि नहीं, अब हम लोग को व्यापार में अपना जो मुद्रा है उसको भी उस तरीके से बढ़ाना चाहिए। उसको भी अब हम लोग अपने जो मुद्रा है, हमारे देश की जो मुद्रा है, उस पे हम लोग बिजनेस करते हैं, तो फिर अब उस पे भी काम करने लगे। सीमा शुल्क से संबंधित काम करना था, उस पे काम करने लगे। व्यापार में और कुछ सुविधा देना, उस पे काम करने लगे। तो ये इस तरीके का समझौता है, ठीक है, कि इसमें जो चीज भी लगेगा वो सारी चीजों को यहाँ पे उस तरीके से इसमें शामिल करके आगे चलेंगे व्यापार के लिए, ठीक है। भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ये सेपा जो है, इस पे हस्ताक्षर पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। तो अब यूएई के साथ भी ये हो जाएगा। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन आपका भी एक अपना माइंडसेट है कि आप कैसे समझेंगे उसको। बाकी मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आप भी उसको एक एक सीक्वेंस में बस समझते जाइए कि हाँ पहले मैं क्या बताया आपको। जो जो पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट अपने माइंड में सेट करते जाइए, समझते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, नहीं लगेगा इतना, ठीक है। तो ये हम लोग इतना समझ गए, ठीक है। ये व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो कि 2022 में हुआ था, उसके बाद से, वहां होने के बाद से अब आज के डेट में इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे अपने मुद्रा जो है, अपनी जो मुद्रा है और यूएई का जो मुद्रा है, दोनों को अब साथ में मर्ज करके चल रहे हैं, ताकि हमारे व्यापार में डॉलर के जगह पर, अब डॉलर के लिए हम लोग उसके लिए अलग से भी टाइम जो निकालना, मतलब उस अब कोई भी चीज तुरंत तो नहीं मिलेगा, डॉलर है वो, तो आप उसको अपना एक्सचेंज करने में समय दे रहे थे, पैसे का खर्च, सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मतलब हम लोग को ये बदलाव करने से बेनिफिट्स होंगे। कुछ और बातें इसमें देखते हैं, फिर उसके बाद बस इतना ही छोटा छोटा चीजों में पढ़ते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या महत्व है। तो जैसे आर्थिक सहयोग के ये विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा ये जो अभी समझौता करने वाले हैं। उसके बाद से धन और निवेश के सीमा पर हस्तांतरण को प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने से निपटान में तेजी आएगी और लेन देन खर्च में कटौती होगी। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रेषण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लगातार उधर से पैसा आता है। भारत इस प्रणाली का उपयोग तेल एवं अन्य वस्तुओं सहित अपने चौथे सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत यूएई से माल के आयात में भुगतान करने के लिए कर सकता है। अब हम लोग कुछ भी यहाँ पे, मतलब हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होता है ना। अब देखिए हम लोग को इतना कुछ भी, जितना भी कुछ भी इस तरीके का सामान में अगर हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर ये समझौता करने के बाद से, तो हम अपने रुपए में पेमेंट करेंगे। तो जितना पैसा हम लोग अभी यूएस डॉलर में करे थे, अब उतने को हम लोग अगर यहाँ पे यूएई का मुद्रा में करें या अपना देश के मुद्रा में करें, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से होगा, व्यापार और बढ़ेगा, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग यूएई को तेल के लिए डॉलर के रूप में भुगतान करते थे, तो ये डॉलर हम लोग को हमेशा अब जमा करके रखना पड़ता था। अब ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल था, उससे छोटा छोटा पॉइंट लगता है, ये छोटा है, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बता दिया,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, एकदम साफ सुथरा क्लियर बात बताया। ठीक है, अब क्या होगा ना, उसमें धीरे धीरे एक एक चीज एडिट करते जाएंगे ना, मतलब एडिट का मतलब ऐड करना उसको, और थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से और भी कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है तो उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए आप। लेकिन ये जो है, ये जो मैं आपको बताया ना, ये इस तरीके से इतना फोकस पूरा बेसिक तरीके से इसको लेकर के चलना है। ये बेस है, आप इस तरीके से जब भी आप माइंड में रखेंगे तो आप आंसर राइटिंग करते समय बहुत अच्छे से एकदम साफ सुथरा क्लियर लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी भी लगे पढ़ने में और अच्छे से समझ में भी आ जाए हर चीज। ठीक है, देखिए हम लोग अभी इतना सारा समझौता पढ़ रहे हैं, तो एक दो और समझौता है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग इसके साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक है यहाँ पे तरजीही या फिर अधिमान्य व्यापार समझौता, पीटीए। नॉर्मल बस बेसिक चीजें हम लोग पढ़ना है। देखिए ये जो समझौता है, ये दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों में प्रवेश का अधिमान्य अधिकार होता है या फिर देता है। ये जो समझौता है, ये दो मतलब दो या दो से अधिक जो भागीदार रहेंगे, इसमें लोग रहेंगे, उन सब मिल करके एक समझौता इसको कर सकते हैं। तो तरजीही या अधिमान्य, अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ तो तरजीही था, फिर मैं इसको और देखा तो अधिमान्य भी एक इसका यहाँ पे कई बार हिंदी में यही होता है ना, ये दो दो नाम है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है, और इसका कुछ उतना खास मतलब नहीं, मतलब कुछ अधिक इस तरीके से बातें हैं बस। अधिक मतलब एक तरीके से विशेष कह सकते हैं, विशेष व्यापार समझौता इस तरीके से। तो अधिमान्य, बस इसका इतना ही मीनिंग है। तरजीही भी वही है, तरजीह देना जैसे बोलते हैं ना, यही है। जबकि इंग्लिश में आपको केवल एक वर्ड दिख रहा है, तो कई बार इंग्लिश को, इसलिए मैं हर चीज इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म है ना, हिंदी हिंदी का भी और भी कुछ अगर नाम है तो उसको भी लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। ये सब चीजें हम लोग फेस नहीं करेंगे हम लोग, या फिर इससे मतलब अब है तो है, लेकिन हम लोग उसमें भी, अब हम लोग को उसमें भी बेहतर करना है, उससे लड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक भागीदार जो है, ये कुछ उत्पादों के प्रवेश का अधिमान्य अधिमान्य अधिकार देते हैं, मतलब एक विशेष अधिकार देते हैं। अगर मैं यहाँ अधिमान्य की जगह पे विशेष कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? उसको विशेष तरीके से उसमें, जैसे कि उसको किसी शुल्क में छूट दे दिए, जैसे यहाँ पे अभी देखिए टेरिफ लाइनों पर शुल्क कम करके दिया जा सकता है उसको, है ना, तो वो इसलिए अधिमान्य हो गया। वो अब विशेष हो गया, नॉर्मल जितनी वस्तुएं जा रही थी वो सब उसी रेट पे जा रहे थे, शुल्क लग रहा था उतना ही। एक विशेष जो मतलब यहाँ पे उत्पाद जो आ रहा है उसके लिए क्या किए, थोड़ा सा शुल्क कम कर दिए, तो ये हुआ अधिमान व्यापार समझौता। ठीक है, तो पीटीए में भी कुछ उत्पादों के लिए टैरिफ को शून्य भी किया जा सकता है ना। और ये जो समझौता है, ये भारत और अफगानिस्तान के साथ किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुक्त व्यापार समझौता। ये बहुत बार इस तरीके से प्रश्न बनता रहता है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा बेसिक समझना जरूरी होता है। तो देखिए, एक ऐसा समझौता जिसमें दो या दो से अधिक देश भागीदार देश को तरजीही व्यापार शर्तें, जो अभी तरजीही पढ़े हम लोग, बस वही है, किसी विशेष व्यापार के लिए टैरिफ रियायत आदि प्रदान करने के लिए सहमति देते हैं या सहमत होते हैं, है ना। ये भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। हम लोग मुक्त व्यापार समझौता में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें यहाँ पे फ्री डायरेक्टली, मतलब अगर किसी क्षेत्र में किसी उत्पाद के लिए हम लोग को उसके लिए वो सीमा शुल्क को फ्री कर देना है, ट्रेड में उसको बढ़ावा देने के लिए उसके लिए और कुछ ऐसा उपाय करना है, तो ये होता है मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, ये हम लोगों ने आसियान कंट्रीज के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और न्यूजीलैंड के साथ हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे समझौते जो हैं इन सब के बीच में हुआ है। और देखिए, ये जितने भी इस तरीके से समझौते होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने व्यापार को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे अभी अभी जैसे ये इस तरीके से मुक्त व्यापार समझौता है, तो आसियान से, इन सभी देशों से अगर अब हम लोग
कुछ भी चीज़ें सामान वस्तुएं मंगाते हैं तो या तो वहाँ पे जो सीमा शुल्क है वो कम लगेगा तो नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो वो हमारे जब देश के मार्केट में आएगा तो उसका जो कीमत है उसमें भी वृद्धि नहीं रहेगा, कम रहेगा, बल्कि सस्ता रहेगा, जितना होना चाहिए उतना उस हिसाब से रहेगा। अगर यहीं से शुल्क लग जाएगा तो फिर आ करके यहाँ पे भी जो उसका सेलिंग होगा उसमें भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, फिर व्यापार में भी कमी आएगा। चलिए वो कंप्लीट हो गया, फिर कभी बीच बीच में इस तरीके से जब भी एडिटोरियल आता है तो हम लोग उस हिसाब से डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। मैं अपने तरफ से जितना हो सका है मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब चीनी स्टेनलेस स्टील शिपमेंट पर सीमा शुल्क। मतलब यहाँ पे न्यूज़ में ये इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि इस्पात मंत्रालय जो है वो इस्पात मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत में आने वाले चीनी स्टेनलेस स्टील शिपमेंट पर सीमा शुल्क लगाने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा। इसलिए ये अभी न्यूज़ में अभी इसीलिए क्योंकि क्या हो रहा है, इस पे थोड़ा विचार चल रहा है कि जो चाइना से जो स्टील, ये स्टील है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये इस तरीके से जितने भी स्टील हमारे भारत में आते हैं उन पे शुल्क लगाना चाहिए, ठीक है, सीमा शुल्क। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, अभी उस पर विचार करने के लिए इस तरीके से बातें चल रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में भी हम लोग भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक एक डाटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को हम लोग ध्यान रखना है, वही मेंस में वैल्यू एडिशन करता है ना। देखिए भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो इसके कारण से फिर हम लोग को बाहर से भी मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये हमारे देश में आ रहा है तो यहाँ पे आने के बाद से ये बहुत जब चाइना का जो भी चीज़ है सस्ते में मिल रहा है तो हमारे देश का जो व्यापार है, हमारे देश में जो स्टील कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे एक तरीके से झटका लग रहा है। अब ये कम में मिल रहा है और ये इनका प्राइस उतना है नहीं, हो नहीं पा रहा है उतना, है ना। अब यहाँ पे आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपये का लगा है तो आप 90 रुपये में थोड़ी बेचेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट भी उसका इनका ऐसा रहता है कि 80 रुपये में इनका काम चल जाता है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये लोग 90 रुपये में बेच सकते हैं, है ना। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो चीन का जो इस तरीके से ये इस्पात है, ये क्या है ना बहुत ज़्यादा हमारे मार्केट में आ रहा है। अगर वहां पे हम लोग सीमा शुल्क लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आना होगा, ये आएगा भी तो अब मार्केट का बराबरी कर पाएगा ये, मतलब अब जो है इसके रेट में वो चला जाएगा। फिर हमारे भारत का जो स्टील इंडस्ट्रीज है और स्टील जितने भी ये उत्पाद हैं उन सब का यहाँ पे भी मार्केट में इनका भी वैल्यू क्रिएट होगा, वो भी यहाँ पे मतलब अच्छे से यहाँ पे बेच सकेंगे, बिकेगा वो भी, है ना। तो इसलिए अभी ये चीजें की जा रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा और खास बातें इसमें क्या क्या है, जैसे कि इस तरह के शुल्क से घरेलू स्टेनलेस स्टील उद्योग को लाभ होगा जो इस तरह के आयात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ये बता दिया, ये एकदम ध्यान रखेंगे हमेशा अच्छे से, ये फैक्ट जरूरी रहता है, कहीं पे भी ये सब लिखते हैं तो थोड़ा सा वो जो आंसर राइटिंग करते हैं वहां पे एक थोड़ा वैल्यू क्रिएट होता है ना। तो ये भारत जो है विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और तैयार जो इस्पात होता है उसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके लिए एक नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017। इस 2017 में इसमें ये प्लान किया गया है कि 120 मिलियन टन के वर्तमान वार्षिक उत्पादन का स्तर से अब 2030 में उसको 300 मिलियन टन करने का ये लोग लक्ष्य रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। देखिए यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है तो कुछ कुछ पॉइंट और हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे देखिए पूरे भारत में जो मेन जगह पर है जैसे कि भिलाई छत्तीसगढ़, यहाँ पे है स्टील उत्पादन क्षेत्र, उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर बोकारो झारखंड में,
और राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ पे स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद से आप कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टील है मुख्य रूप से लौह अयस्क से प्राप्त होता है और खनन किए गए लौह अयस्क का 98% जो है स्टील निर्माण में ही उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन ये जो स्टील बनता है ना, तो स्टील बनाने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जब इसका उत्पादन करते हैं तब यहाँ से सल्फर ऑक्साइड याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। बल्कि यहाँ पे मैं आपको जो जो पॉइंट अभी बताऊँ सब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से कुछ नहीं है, है ना, सब एकदम इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, तो उसको उसी हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखते हैं अब यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत के इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। 2014 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता ही दिया हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सब तो मैं बताया हूँ, जो जो वही चीजें हैं यहाँ भी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मेंस में यहाँ से दो दो ठो प्रश्न बना हुआ है ना। जैसे कि देखिए एक है, वर्तमान में लौह और इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। 2020 में विश्व में लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत कीजिए 2014 में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, देख लेंगे उस हिसाब से जो जो वैल्यू एडिशन यहाँ से कर सकते हैं आप, सभी चीजें इसमें हैं, टू द पॉइंट है, उस हिसाब से आप उसको अपना अगर ये दोनों आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन, ये अभी न्यूज में है क्योंकि ये वैक्सीन का ही यहाँ पे जो पोलियो है, पोलियो का जो वैक्सीन हम लोग को मिलता है ये वही वैक्सीन है, लेकिन अभी कुछ मतलब कहीं कहीं पे इस तरीके से अभी देखा गया है, न्यूज में था ये कि ये जो वैक्सीन है ये पोलियो है उसको समाप्त करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इस वैक्सीन से कई लोगों को पोलियो हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी चल रही है, तो हम लोगों को जरूरी है यहाँ जानना कि ये क्या है और पोलियो से संबंधित बातें हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग को पोलियो नॉर्मल हम सबको पता है। ठीक है, अपंगता का एक कारक और संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3, 3 प्रकार के यहाँ पे पोलियो होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में और आगे। देखिए पोलियो के बारे में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर भी आक्रमण करता है। ठीक है, अब इसमें लक्षण देखिए, जब ये होता है तो लक्षण किस तरीके से होता है, तो लक्षण में देखेंगे क्या पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते। कई लोगों को इस तरीके से भी स्थिति आता है कि कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे कि बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द आदि पाए जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियां और मांसपेशियों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लकवाग्रस्त की स्थिति भी इनकी होती है। ठीक है, देखिए इनके रोकथाम इलाज के रूप में अब हम लोग देखें तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही टीकाकरण करके क्या करते हैं, उसको उसी जगह पे रोक करके रखते हैं, है ना, लेकिन उसको इलाज नहीं है उसके लिए अगर हो गया तो। अब देखिए जो टीकाकरण है, हम लोग जो टीकाकरण करते हैं तो उसी में यह है ओरल पोलियो वैक्सीन।
टीकाकरण के अंतर्गत। तो ये वैक्सीन जब दिया जा रहा है तो अभी न्यूज़ में बहुत जगह पे इस तरीके से पाया गया है कि इसके कारण से मतलब क्या हो रहा है कि पोलियो हो जा रहा है। देखिए अगर साइंटिफिक तरीके से और नॉर्मल तरीके से हम लोग समझे साधारण तरीके से, तो ज़्यादातर हम लोग देखे हैं जैसे अभी कोरोना के समय में भी क्या होता है कि हम लोग ये जो वायरस है इसी वायरस को हम लोग अपने अंदर डाल करके हम लोग अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या रहते हैं मृत अवस्था में या तो कमजोर रहते हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम रहे वो धीरे धीरे इनसे लड़ करके मजबूत हो जाए, मतलब एक तरीके से इसके लिए वो अपने आप को कवच बना ले, ठीक है। हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, पोलियो का जो वायरस है उसी को हम लोग इसमें भी डालते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि वो फिर एक तरीके से वो जो पोलियो हो, वो जो वायरस है वो खुद में इस तरीके से जीवित हो जाए या इफेक्ट कर दे। तो ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो हम लोगों को अभी समझना है ये दोनों क्या चीज़ें हैं। मेन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये है। चलिए देखते हैं। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है OPV, यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय दी जाती है। इसके बाद प्राथमिक 3 खुराक 6, 10, 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक जो है यहाँ पे 16, 24 महीने की उम्र में दी जाती है। अब एक और है, ये 2 वैक्सीन ही रहते हैं, 2 टीकाकरण इसमें रहते हैं। तो एक ये है कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV, ठीक है। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि UIP के तहत DPT, यानी कि क्या क्या होता है इसमें हम लोग शुरू से ही सुने हुए हैं कि डिप्थीरिया और पर्टूसिस और यहाँ पे टेटनस, ये तीनों का यहाँ पे इसमें खुराक रहता है कि तीसरी खुराक के साथ ये अतिरिक्त खुराक दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टीकाकरण है, इसको याद रखेंगे। और कुछ अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इसमें योजनाएं चलाई गई थी। तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 के समय में यहाँ पे 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और एक राष्ट्रव्यापी अभियान था ये। उसके बाद से आता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसे वर्ष 1985 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के उद्देश्य में टीकाकरण कवरेज में तेजी लाना, वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चैन सिस्टम की स्थापना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई पोलियो के बारे में। लास्ट हमारा ये न्यूज है कि कपड़ा और वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार थोड़ा सा कमी आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कई मतलब इस तरीके से कई छोटे छोटे जितने भी कपड़ा उत्पादन जो इंडस्ट्रीज है वो कुछ समय के लिए बंद हो रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं मतलब। तो इसमें कमी आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। वृद्धि के स्थान पे कमी आ गया है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं मांग थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, जो डाटा है ना, मैं जो डाटा पढ़ाया वो डाटा आपको याद रखना है। हर चीज का डाटा थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये क्या है, ये हो सकता है कि 2-4 महीने या फिर अगले साल फिर चेंज हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से उसको नहीं देखना है, डाटा जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वहां मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। तो हम लोग अब इस कपड़ा उद्योग के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ना है, बेसिक चीजें। देखिए श्रम प्रधान क्षेत्र है ये कपड़ा जो उद्योग जो है वो, और ये भारत में 45 मिलियन लगभग, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स। तो 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। रोजगार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ चित्र में। भारत का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत और सांस्कृतिक भंडार एवं वाहक है।
यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पाद में 7%, भारतीय निर्यात आय का यहाँ पे भारतीय आयात यहाँ पे निर्यात के आय में 12%, कुल रोजगार में 21% से अधिक का योगदान भी देता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का यहाँ पे 6वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, जिसे विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इस तरीके से यही सब चीजें देखिए। अभी आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो कैसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे हो रहा है। एक ऑप्शन में आपको उसका बेसिक देता है, दूसरे में कुछ गलत पॉइंट, तीसरे में एक ना एक इधर से उसका फैक्ट पूछता है। जैसे रेशम के उत्पादन में दूसरा है, तीसरा हमारा देश चौथा है या छठा ये तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में। तो इस तरीके का एक डेटा अलग से दे देता है। तो इसलिए हम लोग को ये सारी चीजें प्लस ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपको टू द पॉइंट लिखने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसके वैल्यू को बताने के लिए, जब तक आप कुछ ना कुछ ऐसे डाटा ऐड नहीं करते हैं तब तक वो थोड़ा सा साधारण टाइप से बातें लगती रहती हैं। आप इस तरीके से लिखें, हमारे देश में बहुत ज़्यादा कपड़े की उत्पादन की जाती है, तो इस तरीके का वैल्यू नहीं क्रिएट करता है। वही आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे भारत में हमारे भारत की 6% वैश्विक हिस्सेदारी है तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में और 6ठा बड़ा उत्पादक देश भी है ना। तो इस तरीके से दोनों के उसमें प्रभाव पड़ता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 16 और 17 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग क्लियर, जो जो चीजें था यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना भी हो सके वीडियो आपको ये बनाने में मेहनत लगता है, हम लोग जो भी बनाते हैं आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा लाइक जरूर करें, मोटिवेशन बना रहता है। और वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है तो वो भी अब धीरे धीरे करके परफेक्टली होने लगेगा, है ना। लेकिन वीडियो आपको हमेशा मिलेगा, हर दिन आपको जो वीडियो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।